दोराहे पर विपक्ष, कांग्रेस या ममता, किसका पलड़ा भारी? फिर शुरू हुई विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी। मोदी नेतृत्व के खिलाफ कौन भरेगा हुंकार? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकता में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी क्या रोड़ा बनती नजर आ रही हैं? उनके बयानों से साफ है कि कांग्रेस की अगुवाई स्वीकार नहीं है, जिसके चलते वे लगातार कांग्रेस नेताओं, खासकर राहुल गांधी को निशाना बना रही हैं। विपक्ष में घर घर जाकर विपक्षी नेताओं से मिल रही ममता पावरफुल मोड में है। गोवा में एक बार फिर ममता ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी ओर या फिर अपने आवास पर विपक्ष की टॉप लीडरशिप को बुलाकर सोनिया गांधी कांग्रेस की ताकत का एहसास करा रही हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। ट्विस्ट ये है कि इस बैठक में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों के प्रतिनिधि नहीं थे। टीएमसी नेताओं का न होना तो स्वाभाविक था ही। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता को लेकर यही ममता ने कहा था कि यूपीए जैसा कुछ नहीं है। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? मिशन 2024 के लिए मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा या फिर गुटों में बंट जाएगा, ये कहना फिलहाल मुमकिन नहीं। लेकिन कांग्रेस कैसे मोदी नेतृत्व को टक्कर देगा और विपक्ष की एकजुटता पर क्या बोली भाजपा, सुनिए। देखिए, मोदी जी के विरोध में विपक्ष का एक हो जाना कोई नई बात नहीं है। कभी बुआ और बबुआ साथ आए, कभी यूपी को 2 लड़कों का साथ पसंद कराने का प्रयास किया, कभी राष्ट्रीय स्तर पर तरह तरह के गठबंधन बने, परंतु मोदी जी की निर्णायक क्षमता और नेतृत्व कुशलता और जो जनता से किए गए वादों को उन्होंने पूरा किया, उसके आगे सब विफल नजर आए। इस बार भी नतीजा वही होगा। जिसने मां भारती के वैभव को अमर और अजर किया है, जिसने गांव गरीब किसान की चिंता की है, उसके लिए जितने षड्यंत्र हो जाएंगे वो सदैव परास्त होंगे। पहले पार्टियां एक होती थी प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अब जनता हो गई है। महंगाई, 7वें आसमान पे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाने का तेल, बेरोजगारी। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 35 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, काम धंधे की सिवा है नहीं। बिजली के बड़े बड़े बिल, किसान को खाद मिल नहीं रहा है, त्राही के अलावा कुछ नहीं। इसलिए जनता मोदी के खिलाफ है, पार्टियां तो उसमें वाहक रह रही है। मिशन 2024 में मोदी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने विपक्षी दल अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन यूपीए के भविष्य पर सवाल उठा। ममता ने कांग्रेस को जैसे नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है और यही वजह है कि कांग्रेस पॉलिटिकल अस्तित्व की धुंध को छाटने के साथ मुखर होकर चुनावी मैदान में आने की बात कर रही है। हालांकि अभी विपक्ष में कई लीडर, वो भी जिन्होंने पत्ते नहीं खोले, लेकिन सवाल यही है कि क्या विपक्ष एकजुटता दिखा पाएगा या फिर गुटों में बंट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IRD 24। नमस्कार, IND एजेंडा दोराहे पर विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। दोराहे पर खड़े नजर आ रहे हैं विपक्ष में कौन पावरफुल, कांग्रेस या ममता, किसका पलड़ा भारी? सोनिया गांधी के घर मीटिंग के क्या मायने? क्या विपक्ष ला पाएगा एकजुटता या बनेंगे अलग अलग गुट? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से देश में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध दर्ज कराता रहा है, कई मामलों में एक मंच पर विपक्षी दल जो समान विचारधारा के नहीं थे, बावजूद उसके वो एक मंच पर आए। लेकिन जब बात एक समूचे नेतृत्व की आती है तो वो नेतृत्व कौन करेगा? क्या कांग्रेस का नेतृत्व सबको स्वीकार है? इस पर हमेशा संशय रहा है और अब
पश्चिम बंगाल की जीत की बाद ममता बनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मुखर हैं। गोवा में वो बहुत सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब सक्रिय हैं। कांग्रेस के साथ एक तालमेल, स्पष्ट तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और उसका अंततः नुकसान कांग्रेस को होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बिखरे हुए विपक्ष का फायदा मिलता है और ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा है कि यूपीए क्या, अब यूपीए का क्या अस्तित्व, कोई यूपीए नहीं है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, ये जो 4 बड़े राजनीतिक दल हैं, इनका स्पष्ट समर्थन नहीं है, वो कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस की सरपरस्ती में स्पष्ट खड़े नहीं दिखाई देते हैं। क्या इसका नुकसान कांग्रेस को होगा? नवीन साहब, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समूचा विपक्ष अभी तो समय नहीं आया है 2024 में इलेक्शन। उसके पहले सबके अपने विचार, अपने समाज, अपने संचार, अपने अपने माध्यम से लोग अपनी बातें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी चेयरपर्सन शिवसेना के जी हो या किसी के लोग हो या अन्य विपक्षी दल के लोग, अभी हमने संपूर्ण भारत विपक्ष के लोग बैठक नहीं बोली। जब वो बैठक यूपीए में सोनिया जेटली करेगी, सारे लोग समझ में अब जहाँ तक आप ममता दीदी की बात कर रहे हैं, ममता दीदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उनके रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर जी ने उन्होंने जिस तरह से उन्हें राय दे रहे हैं उस तरह से कह रही हैं। लेकिन ममता दीदी को भी पता है कि इस पूरे देश के अंदर कांग्रेस ही एक मात्र पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता आपको हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर राज्य में मिल जाएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक बात समझाया था और भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि हे पार्थ, इस बात को ध्यान से सुनो कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु पूर्वा ते संगोत्स कर्माणि। हम लोग अपने कर्म विश्वास करते हैं। हमें पता है कि आज जनता मोदी सरकार को हराना चाहती है। उसका कारण महंगाई से लेकर के बहुत सारे हैं। आप जानते हैं, कोई कितना भी कहे कि विदेश से बैठ कर के विपक्ष कांग्रेस नेतृत्व नहीं देती है, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा रहा हो, चाहे नोटबंदी का मुद्दा रहा हो, चाहे राफेल का मुद्दा रहा हो, सब जनता के बीच जाके लड़ाई लड़ी है राहुल गांधी। हम समझते हैं कि जनता जनार्दन के बीच जनता के मुद्दों को लेकर के जितना मुखर तरीके से कांग्रेस आज लड़ती आई है और लड़ रही है, उस तरह विपक्ष में कोई और चेहरा भी नहीं है, क्योंकि गाहे बगाहे आप बड़े विद्वान मध्य प्रदेश के पत्रकार हैं, अभी अवार्ड मिला है आपको पुरोहित साहब, आप ही बताइए, गाहे बगाहे इन सब लोगों ने कहीं न कहीं बीजेपी समझौता किया है कांग्रेस को छोड़ करके। जब भी इनको सरकार बनाना पड़ा है या जब भी सरकार में आना पड़ा है, केंद्र में हो या राज्य में, इन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, लेकिन कांग्रेस ने कभी हाथ नहीं मिलाया। इसलिए समूचे विपक्ष के निगाहों में केंद्र बिंदु में सिर्फ कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे अधिक वर्कर है उसके, और लोगों का अब आस्था विश्वास कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के साथ है और उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। जब भी इलेक्शन आएगा 2024 में, आप देखिएगा समूचे विपक्ष का कुनबा सोनिया जी की लीडरशिप में ही इलेक्शन लड़ेगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर दूंगा। जी दिव्या जी, जिस प्रकार के तेवर विपक्ष के आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तो खिलाफ हैं, लेकिन उनके संवेद स्वर नहीं आ रहे हैं, तो ये तो आपके लिए एक अच्छा संकेत है। नवीन जी, अली बाबा 40 चोर याद आते हैं, तो 40 चोर इकट्ठे हो गए, लेकिन अली बाबा कौन बनेगा ये पता नहीं है। अब ये सेहरा किसके माथे चढ़ने वाला है, ये कोई एक दूसरे के साथ डिसाइड नहीं कर सकता है। ममता दीदी बोलती है मैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी बोलेंगे हम, और फिर इतने में समाजवादी पार्टी उठ के चली आएगी कि हम क्यों नहीं। उधर से एक वो खांसी करते हुए नेता जो है, उनके भी बहुत बड़े सपने आजकल होने लग गए हैं, तो वो गोवा, पंजाब सब तरफ की यात्राएं करने में लगे हुए हैं। लेकिन किसी का भी कद, और मतलब हैरानी की बात यह है कि संजय राउत जैसे प्रियंका वाड्रा के साथ जाके फोटो खिंचा के अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे मैं कितना बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन आप उस दिन उस फोटोग्राफ में देखें तो ऐसा लगता है कि प्रियंका वाड्रा से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने फोटो खिंचा ली।
जिन बाल ठाकरे जी ने सारी उम्र अपनी भगवा झंडे के नीचे अपनी राजनीति करी, उसकी राजनीति को वो बेच आए उन लोगों के उस पार्टी के साथ। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि सत्ता चाहिए। ये बहुत ही एक अजीब सा परिदृश्य है और ये आपस में जरूर बोलेंगे जरूर कि हमको मोदी के विरोध करना है। ममता बनर्जी की आज प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि मैंने बंगाल क्या जीत लिया कि अब तो मैं बिल्कुल नेशनल लेवल पे जाने के लिए तैयार हूँ। प्रशांत किशोर जी भी उनको हवा दिए जा रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी थे जिन्होंने सारी यूपी के पिछले चुनाव में राजनीति गढ़ी थी और किस औंधे मुंह गिरे थे वो। दो युवाओं को साथ में लाना और बहुत इस तरह के उन्होंने भी उस समय टेंट्रम्स बहुत करवाए थे, चाचा भतीजा तक को अलग करवा दिया था, लड़ाई अलग करवा दी थी। तो बहुत सारे ऐसे चुनावी हथकंडे उन्होंने जो अपनाए थे वो औंधे मुंह गिरे थे। हर समय प्रशांत किशोर सफल होंगे ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमने बिहार में भी देखा है कि वो क्या हालत करी थी उन्होंने। तो ये बहुत सारे समीकरण है जिसको लेके कभी कभी एक फुगावा सा आ जाता है जो अभी ममता जी में आया हुआ है, और वो लेके कभी यहाँ दौड़ रही है, कभी वहां दौड़ रही है। कभी वो कांग्रेस को ये बोलती थी कि यूपी बंगाल में कांग्रेस ना लड़े, उसी कारण से मुझे वॉकओवर मिल रहा है, और आज वो बोल रही है कि मैं यूपीए कौन। तो आप बताइए तो सही कि आप सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। सबको सिर्फ अपना दिखाई देता है। मैं यहाँ कहीं भी कोई राष्ट्र के बारे में कहीं कोई चिंतन मनन कर रहा हो, कोई उसके बारे में विजन लेके चल रहा हो, कोई मिशन लेके चल रहा हो। एक पार्टी है जिसने, एक लीडर है जिसने नभ से लेकर जमीन तक हर एक जगह अपना परचम फैलाया है। इस पार्टी को यदि आप, या इस लीडर को यदि आप कहें, तो इस लीडर ने सब कुछ, मतलब भारत का परिदृश्य क्या बदला है, ये अगर मेरा विपक्ष भी अगर ना स्वीकार करे तो ये उनके लिए आंख मूंदने के बराबर होगा कि आप आंख मूंद के बैठे रहें। और आज ब्रजेश जी के सारे तर्कों में, उनकी आवाज में, मुझे कहीं पे भी ब्रजेश जी स्वयं नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि आज आपकी गति क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये आप जितने मर्जी अपने आज जो भी आप तर्क देना चाहे, आप तर्कविहीन है आज, क्योंकि कांग्रेस कुछ भी चाहे आपकी लीडरशिप में ममता जी कभी नहीं स्वीकार करेंगी, क्योंकि उनका आज दम्भ है, उनका आज घमंड है, अभिमान है, और वो जिस रथ पे अपने आप को सवार समझ रही हैं, वो आज उन्होंने मान लिया है कि सोनिया जी कौन, प्रियंका कौन और राहुल कौन। तो आप लोग इस दिवा स्वप्न के साथ जीते रहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ इस बात को लेके, इस बात को तो भरपूर दिलासा देना चाहूंगी कि आप चाहे जो चाहे, लेकिन आप कभी भी एकजुट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका नेता कौन होगा इसी पे आप लोग लड़ मरो। जी, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से मोदी सरकार का विरोध मुखर हो रहा है, किसान ने विरोध किया, किसान के विरोध के चलते कृषि कानून वापस लेना पड़ा, और अभी भी एमएसपी को लेकर किसान लगातार अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। किसानों को सबने समर्थन दिया, लेकिन विरोध के स्वर संवेद नहीं हो पा रहे हैं। विरोध बटा हुआ है। राज्यों में हो सकता है इसका फायदा मिले, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इसका नुकसान ही होना है। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? 2019 के चुनावों की बात करें तो भाजपा को 37.36% वोट मिला था और 303 सीटें मिली थी, और एनडीए 45% वोट शेयर के साथ में 353 सीटों पर था। आज पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद की स्थिति देखें। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए और जिन परिस्थितियों में ममता बनर्जी पुनः रिपीट हुई हैं, उससे उन्हें एक आस बंधी है कि हम अब पूरे देश में अपने पांव पसार सकते हैं और केंद्रीय राजनीति में अपनी एक भूमिका निभा सकते हैं। उसको लेकर के उनकी कवायद है। अब ये अलग बात है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से उनका कितना तालमेल बैठ पाता है या नहीं बैठ पाता, वो अलग बात है। लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना संक्रमण के कारण जो दर्द लोगों ने झेला है वो है, इससे एक स्वाभाविक एहसास अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं कि आने वाले समय में भाजपा को नुकसान होगा, क्योंकि भाजपा की जो सीटें हैं आज की तारीख में वो और कितना ऊपर ले जा सकती है ये इसके ऊपर तय करेगा। हालांकि उन्होंने जो 51% वोट शेयर की बात की है, अगर वो 51% वोट शेयर को पा लेते हैं या उसके आसपास भी रहते हैं
तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा की सीटें बढ़ेंगी। लेकिन जो देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मामले मुद्दे हैं, उनको लेकर के अगर वोट शेयर घटता है तो स्वाभाविक है कि जो अन्य दल हैं उनको फायदा मिलेगा, चाहे उसका फायदा कांग्रेस को मिले या अन्य राज्यों में जो छोटे छोटे क्षत्रप दल हैं उनको मिले। ऐसी स्थिति में एक नया गठबंधन बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ममता बनर्जी जो कवायद कर रही हैं उसके पीछे आने वाले समय में अपने कैलकुलेशन के साथ वो होंगी और वो एक समझौतावादी रवैये के तौर पर अन्य दलों को साथ कर तीसरा मोर्चा भी बना सकती हैं, या तीसरा मोर्चा ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि वो भाजपा या कांग्रेस को समर्थन देने वाली बात पे आए। तो जो परिस्थितियां भविष्य में बनेंगी ये तो परिणाम तय करेंगे, लेकिन कवायद को गलत नहीं कहा जा सकता है ममता बनर्जी की। जी ब्रजेश जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी आज गठबंधन करने के लिए, लोगों को साथ लेने के लिए, कई सीटों पर समझौता करने के लिए अपने आप को समायोजित करती है। मैं उसे मजबूरी तो नहीं कहूँगा, राजनीतिक समायोजन एक अच्छा उचित शब्द होगा। आपको नहीं लगता कि इस समायोजन में कम से कम जिनके साथ उनका समायोजन हो रहा है, जो साथ वाले दल हैं, वो ये तो माने कि वो कांग्रेस के नेतृत्व में भरोसा करते हैं? नवीन साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दिया था। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में दिया हुआ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया जाता है, उस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिया हुआ भाषण भी लोकसभा के रिकॉर्ड में था। जब उन्होंने कहा था कि आज वो दौर नहीं, इस बदलती परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अपनी समान विचारधारा वाले दलों के साथ समझौता करना पड़ा है और हम जाकर के एनडीए में अपनी सरकार बनाएंगे। लोगों ने ये दौर भी नहीं बोला था कि ममता बनर्जी जी जो है उनकी सरकार में मंत्री रह चुकी है, बाद में कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में देश के मंत्री थे। लोगों ने दोनों दौर देखा है। मैं आपसे बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ और इस बात को गोस्वामी बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि एक ये जो ऑडियो का जो मेरे को लगता है, ये जो आप यूज करते हैं उससे कहीं ना कहीं आपकी वॉइस ब्रेक होती है, इसको चेंज करिए, बहुत ब्रेक होती है वॉइस। जी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अच्छी चौपाई में कहा है कि नुसुर संत मुन लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ममता जी की माया, ममता जी की माया से देश के हर राजनीतिक दल वाकिफ है और जहाँ जहाँ इन्होंने समझौता किया, जिसके साथ गई अन्ना हजारे जी के आंदोलन में इन्होंने लाने की कोशिश किया दिल्ली में, अन्ना जी उसके बाद प्रदेश से गायब हो गए। जिसके साथ भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश किया वो कहीं दिखा नहीं। एक क्षेत्रीय दल की नेता बन के पूरे वेस्ट बंगाल में है। अच्छी बात है, हर जगह अपने अपने क्षेत्रीय दल के नेता हैं। बहन जी भी हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी भी हैं, अन्य दल के भी लोग अपनी जगह पे कार्यरत हैं। तो एक क्षेत्रीय दल के नेता को सबने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस सत्यता को, इस तथ्यता को, इस तर्क को, इस दलील को भी भली बात ढंग से समझते हो, खासतौर से उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी भी, कि कांग्रेस के बिना कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अलायंस नहीं बन सकता। और इस बात को शरद पवार जी ने और उद्धव ठाकरे साहब ने स्पष्ट कर दिया, अन्य बड़े नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया। अब क्या है कि उनकी जो महत्वाकांक्षा, जिस पर दिव्या जी ने प्रकाश डाला, क्योंकि जिस तरह से बंगाल का चुनाव लड़ा गया था और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने किरकिरी कराया, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ नहीं बोला। देश की संघीय व्यवस्था के तहत देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद होता है लोकतंत्र में, वो जाता है प्रोटोकॉल में, ममता जी उनसे आती 10 मिनट को मिलती है, निकल जाती है। तो उन्होंने तो पूरे संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दिया है। सबको पता है अच्छी तरीके से कि ममता जी पे एतबार करना मतलब काले स्टाम्प पेपर में, खाली स्टाम्प पेपर दस्तखत बनाना है। इसलिए उनकी नेता नहीं है। लेकिन देश ने वो दौर देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं संभाला, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह तरह के विद्वान व्यक्ति को उस कुर्सी में बिठाया दोनों बार। तो जिस तरह से कांग्रेस का उदारीकरण है, या जिस तरह से कांग्रेस सभी दलों को साथ लेकर के चलती है, चाहे वो सीटों के बंटवारे की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात रही हो, चाहे गोवा, जहां जहां भी कांग्रेस ने समझौतावादी रवैया अपनाया है, तो उस जो अटल जी ने कहा था उस बात को मैं फिर रिपीट करूंगा नवीन साहब, अब वो सचमुच में दौर है कि अब कोई भी दल की सरकार,
चाहे वो एनडीए हो चाहे यूपी हो, अपने बलबूते संसद के गलियारे में नहीं पहुंच सकती है। उसको छोटे दलों समझौता करना पड़ता है, लेकिन छोटे दलों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने का परिणाम प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। दिव्या जी, आपके साथ छोटे दल मर्यादित हैं, आपके साथ भी छोटे दल साथ छोड़ चुके हैं, अकाली दल ने छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के या यूपीए के साथ भी हो, एनडीए के साथ भी वही है। लेकिन चूंकि समरथ को नहीं दोष गुसाई, आपका अभी भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार का विजय रथ अभियान चल रहा है वो निरंतर है, तो इतने बड़े प्रश्न नहीं उठेंगे। लेकिन साथ वाली बात है तो सवाल यहाँ भी है, क्या कहें? नवीन जी, मैं तो एक बात ये कहना चाहूंगी कि अगर कांग्रेस को इतनी ही तकलीफ है, एक्चुअली क्या है, मैं वही ब्रजेश जी के स्टेटमेंट ये सुनना चाह रही थी कि कांग्रेस एक्चुअली करना क्या चाह रही है। क्या कांग्रेस मुखर होके आज इतना दम भरती है कि ममता बनर्जी के लिए, जो ममता बनर्जी बोलती है कि यूपीए कौन है और कौन यूपीए, तो क्या कांग्रेस उतनी मुखरता के साथ, उतनी दमदारी के साथ ममता बनर्जी जी का भी विरोध करना चाहेगी या कर सकती है? तो करना क्यों नहीं चाह रही और कर क्यों नहीं रही है, बाहर क्यों नहीं आ रही? अब आपने जो सोनिया जी ने जो बहुत सारी एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें से जितने महत्वपूर्ण दल थे वो तो सब आए नहीं। आपने किसकी मीटिंग करी, क्या मीटिंग करी, उससे हासिल क्या हुआ? क्या उन लोगों ने आपको अपना लीडर माना? नहीं माना। तो आप सब लोग अपना अपना बिगुल बजाने में लगे हुए हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीट योर ओन ट्रम्पेट। तो आप खुद ही, हर व्यक्ति को, ब्रजेश जी, आप अपना अपना बिगुल बजा लीजिए। अपने बिगुल बजाने से आपको क्या, आप एक ऑर्केस्ट्रा बना पा रहे हैं उसका? तो ये बहुत ही बेसुरा बेमेल सा आपने एक ऑर्केस्ट्रा तैयार कर लिया जो अपनी अपनी धुन बजाने में लगा हुआ है, लेकिन उसमें से एक भी सुर एक साथ नहीं बजने वाला है। रही बात इसकी कि भारतीय जनता पार्टी के जितने जो घटक दल थे, उन घटक दलों में से जैसे शिवसेना या अकाली दल, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने मूल्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज न करके यदि स्वयं अपना स्थान बनाने में सक्षम है, अगर सक्षम है, तो क्यों ना हम अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और अपने दर पर, अपने बल पर यदि हम चलेंगे तो इसमें क्या गुनाह है, क्या तकलीफ है, क्या किसी को कष्ट हो सकता है? हम अपने पर विश्वास करते हैं, स्वयं पर विश्वास करते हैं, अपने विजन पर विश्वास करते हैं, और हमारी पार्टी इस बात की पार्टी द्योतक है कि हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अपने हिसाब से चलेंगे। अगर आप में दम है, अगर आप चाहते हैं, तो आप मुखर होकर दिखाइए ना। आपने वॉक ओवर क्यों दिया ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में? कांग्रेस मुझे एक बात का जवाब दे दे कि आपने वॉक ओवर क्यों दिया ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में? प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। गौरव जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। अगर आप चाहते, गौरव जी की प्रतिक्रिया के साथ चर्चा, गौरव जी की प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर आपका किसी दल के साथ कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है तो आप स्पष्ट रूप से उससे अलग हो जाइए। आप स्पष्ट रूप से अलग भी नहीं हो पाते हैं, इंतजार करते हैं कि किसी मोड़ पर, किसी जगह पर हमें इनका साथ मिल जाए, शायद कुछ फायदा दे जाए। जैसे शिवसेना से नहीं बना भारतीय जनता पार्टी का, अगर मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति, तो शिवसेना का साथ छोड़ा, अकाली दल का साथ छोड़ा। लेकिन ये नहीं है कि साथ भी नहीं है और साथ भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसी अनिर्णय की स्थिति क्यों? ये एक सवाल उन्होंने कांग्रेस पर उठाया है। गौरव जी। नहीं, देखिए नवीन जी, राजनीति में हमेशा समय अनुरूप समझौते किए जाते हैं, समय अनुरूप दूरियां बनाई जाती हैं। जब महाराष्ट्र में शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी ने अलग होने का निर्णय लिया था, तब परिस्थितियां अलग थी। और आज अगर हम बात करें तो आने वाले समय में हो सकता है कि शिवसेना वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाए अगले चुनाव के पूर्व। ये राजनीतिक गणित वहां पर क्या बैठते हैं, वहां एनसीपी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन कितने समय चल पाता है, ये भी हो सकता है। ममता बनर्जी आज भले ही कांग्रेस के ऊपर नाराजगी जता रही हो, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि अगले चुनाव में वो फिर यूपीए के साथ में जुटकर चुनाव लड़ें या उसमें कोई सहयोगी की भूमिका में आए। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में जो परिणाम, वहां की बातें जो उभर कर सामने आ रही हैं, बसपा को वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कट्टर
दुश्मन के तौर पर थी, लेकिन जब बी पार्टी के तौर पर बसपा को देख रहे हैं तो शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं भविष्य में अपने कदम चेंज कर सकती है। तो ये राजनीतिक समय अनुकूल निर्णय रहेगा। ममता बनर्जी की नाराजगी किस बात पर है, वो नाराजगी आगे तक कितनी चल पाती है, क्या समझौते होते हैं, किसे नेतृत्व सौंपा जाएगा, क्या एजेंडा रहेगा, ये सारी चीजें तय करेंगी कि क्या देश में जो मुद्दे उस समय प्रभावशील हो रहे हैं। तो ये सारी बातें उस समय की हैं। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन ममता की नाराजगी अपनी जगह उचित है और उनका जो कवायद है वो भी अभी सही है, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से मोदी सरकार का विरोध सब मुखरता से कर रहे हैं, लेकिन सबके स्वर एक मंच पर समवेत नहीं है। सब अपने अपने मंचों से अपने अपने तरीके से मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तमाम कमियों खामियों के लिए उनका विरोध कर रहे हैं। इस तरीके से, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो विपक्ष जो है दोराहे पर है, लेकिन चुनाव तक आते आते विपक्ष एक चौराहे पर होगा और तब रास्ते और होंगे, तब दृष्टिकोण और होगा, तब विजन और होगा। तो इस दोराहे पर भले ही विपक्ष एक जितने भी विपक्षी दल हैं वो मति भ्रम में दिखें, लेकिन हो सकता है उस समय की जो परिस्थितियां हों वो सब एक रास्ता अख्तियार कर लें, या चौराहे पर हो सकता है कि अभी तो वो थोड़े ज्यादा मति भ्रम में, उस समय और ज्यादा मति भ्रम में हो जाएं। हालांकि विपक्ष के संवेद स्वर और विपक्ष का बिखराव ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। होता क्या है ये देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।